नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बाजार की एक सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली घटना के बारे में। MSCI नवंबर 2025 का इंडेक्स रीबैलेंस। आखिर इसका मतलब क्या है बाजार के लिए? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 19 से 20%। ये MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत का अंदाजन वेटेज है, और यही वजह है कि ये रीबैलेंसिंग इतनी बड़ी खबर बन जाती है। इतना बड़ा वेटेज होने का मतलब है कि पैसिव फंड से अरबों डॉलर्स का इनफ्लो या आउटफ्लो हो सकता है, और यही वो पैसिव पैसा है जिस पर हर किसी की नजर टिकी होती है। तो चलिए अब जरा इस बड़े मार्केट फेरबदल की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि कब क्या होने वाला है। देखिए, इसका एक पूरा शेड्यूल होता है। अगस्त के आखिरी तक का डेटा लिया जाता है। फिर 5 नवंबर को MSCI की तरफ से आधिकारिक घोषणा होती है कि कौन से स्टॉक्स अंदर आ रहे हैं और कौन से बाहर। और आखिर में 24 या 25 नवंबर को ये बदलाव लागू हो जाते हैं। तारीख में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो फाइनल नोटिस आएगा वही आखिरी माना जाएगा। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ एक इंडेक्स की कहानी है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सेमी एनुअल रिव्यू है। इसका असर ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स से लेकर स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और यहां तक कि अलग-अलग स्टाइल और थीमैटिक इंडेक्स पर भी पड़ता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। MSCI आखिर ये फैसला कैसे करता है कि किस स्टॉक को शामिल करना है और किसे हटाना है? इसे आप एक सिंपल सी चेकलिस्ट की तरह समझ सकते हैं, जिसके 4 मेन नियम हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। अब ये क्या है? देखिए, ये कंपनी की टोटल वैल्यू नहीं है, बल्कि सिर्फ उन शेयर्स की वैल्यू है जो हम और आप जैसे आम निवेशकों के लिए ट्रेडिंग के लिए बाजार में उपलब्ध हैं। जो हिस्सेदारी प्रमोटर्स या सरकार के पास होती है, उसे इसमें से हटा दिया जाता है। दूसरा नियम साइज से जुड़ा है। MSCI ग्लोबल कट ऑफ का इस्तेमाल करके स्टॉक्स को लार्ज, मिड या स्मॉल कैप कैटेगरी में डालता है। और हाँ, इंडेक्स में स्थिरता बनाए रखने के लिए वो बफर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक सेफ्टी नेट, ताकि छोटे मोटे उतार चढ़ाव की वजह से कोई स्टॉक फॉरेन इंडेक्स से अंदर बाहर न होता रहे। तीसरा है लिक्विडिटी, मतलब क्या स्टॉक को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। MSCI को ये पक्का करना होता है कि इंडेक्स में शामिल हर स्टॉक में इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम हो कि बड़े बड़े फंड्स जब चाहें बिना कीमत पर ज्यादा असर डाले अपनी खरीद फरोख्त कर सकें। और चौथा और बहुत जरूरी नियम है फॉरेन ओनरशिप लिमिट्स। सोचिए, एक कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसमें विदेशी निवेशकों के लिए निवेश की जगह ही लगभग खत्म हो चुकी है, तो MSCI या तो उसका वेटेज कम कर सकता है या शायद उसे शामिल ही ना करे। तो अगर हम इन सब नियमों को एक साथ देखें तो पूरी डिसीजन प्रोसेस कुछ ऐसी दिखती है। फुल मार्केट कैप से शुरू करो, फिर फ्री फ्लोट एडजस्ट करो, फिर साइज और लिक्विडिटी चेक करो, और बस उसके बाद फाइनल फैसला होता है। ठीक है, नियम तो समझ लिए। अब उस सवाल पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है। आखिर पैसा कितना आएगा या जाएगा? इसके लिए मार्केट में एक प्रैक्टिकल तरीका इस्तेमाल होता है। ये रहा वो सिंपल सा फॉर्मूला। आप इंडेक्स को ट्रैक करने वाले टोटल एसेट्स यानी AUM को लेते हैं और उसे स्टॉक के वेटेज में आए बदलाव से गुणा कर देते हैं। अगर कोई नया स्टॉक शामिल हो रहा है तो उसका पुराना वेटेज 0 होगा। इसी से इनफ्लो का एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन एक मिनट, यहां एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी है। यह फॉर्मूला सिर्फ एक अनुमान है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। असली इनफ्लो कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे फंड मैनेजर्स कब ट्रेड करते हैं, वो डेरिवेटिव्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं, और ब्रोकर की क्या भूमिका होती है। तो इस अनुमान को पत्थर की लकीर बिल्कुल मत समझिएगा। अच्छा, तो जब 5 नवंबर को लिस्ट आएगी तो उसे पढ़ना और समझना कैसे है, चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, MSCI आमतौर पर 2 मेन लिस्ट निकालता है। एक है ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स, जहां बड़े प्लेयर्स यानी लार्ज और मिड कैप्स पर फोकस होता है, और दूसरी है इंडिया डोमेस्टिक इंडेक्स, जहां असली एक्शन अक्सर स्मॉल कैप्स में देखने को मिलता है। दोनों के नियम थोड़े अलग हैं, इसलिए दोनों पर नजर रखना जरूरी है। और आखिर में आइए बाजार के बर्ताव को समझते हैं। जब इतना बड़ा इवेंट होता है तो मार्केट आमतौर पर कैसे रिएक्ट करता है? इस पूरी प्रक्रिया को आप 3 फेज में बांट सकते हैं। पहला, प्री इफेक्टिव फेज, जो घोषणा और असल तारीख के बीच का वक्त होता है। ये अटकलों का दौर होता है और वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। फिर आता है इफेक्टिव दिन, जब असल खरीद फरोख्त होती है और क्लोजिंग में वॉल्यूम आसमान छूता है। और आखिर में आता है पोस्ट इफेक्टिव फेज, जहां इवेंट का असर खत्म होने पर कीमतें वापस अपनी सामान्य चाल पर लौट सकती हैं।
तो अब जब पूरा फ्रेमवर्क, सारे नियम कानून, सब कुछ सामने है, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इस बार नवंबर में वो कौन से स्टॉक्स होंगे जिनकी किस्मत चमकने वाली है और कौन से स्टॉक्स लिस्ट से बाहर का रास्ता देखेंगे। सोचने वाली बात है ना।